हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाएगा तो वो एक मतलब इमेजिनरी वर्ड हो जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। एमबीए करते तो सरकार हर महीने उनको 12,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में देती थी, लेकिन वो भी बंद हो गया है। हमारा जो देश है वो लेबर इंटेंसिव है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। मेरे हिसाब से जो हमें मेन फोकस करना चाहिए वो स्टार्टअप इनोवेशन में करना चाहिए, क्योंकि तो अगर हम इनोवेशन पे काम करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में कहीं ना कहीं बूम आएगा। I will focus on the education system. शिक्षा की अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र में 26,000 सरकारी जो प्राइमरी जूनियर के वो स्कूल बंद कर दिए गए। उसी के एवज में कम से कम 30,000 शराब के ठेके खोले गए हैं। जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड युवा इतना अवेयर नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और उस पे एआई के वगैरह पे इस पे ज़्यादा ध्यान देना। बात एआई से नहीं होता, जब तक आपके अंदर कोई काबिलियत या फिर कुछ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहे जितना सिखा दे, चाहे कितना भी कुछ कर दे। बच्चा चाहता है कि उसका जो सिलेक्शन हो वो उस पे हो, अपने दम पे हो, ना कि पैसे भर के या फिर किसी को पैसे दे के हो। आज भी हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, बजट भी हमें मिलता है, लेकिन जो करप्शन वाला पॉइंट है उस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जो करप्शन जो पहले था आज से 10 साल पहले वो आज भी है। वो कहते नहीं कि टेबल से नीचे खसका दो तो काम हो जाता है। वही बात हो गई है उर्दू का। इसमें भी एक शेर है कि अगर एक तरफा ही हम तुम पर मरते रहेंगे तो मेरी जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रोजाना तो मैं अन्य मुद्दों पर जो है लोगों से बातचीत करती हूं, लेकिन आज जिस मुद्दे पर लोगों से चर्चा करने आई हूं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर भी है और अहम भी है। लिहाजा अगर देखा जाए तो 1 तारीख नजदीक है और इस तारीख का हर किसी को इंतजार होता है। और इस इंतजार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि लोगों की इसी तारीख से तमाम चिंताएं, सपने और इच्छाएं जो हैं कहीं ना कहीं मेल खाती हुई नजर आती हैं। क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बजट, अब 1 तारीख को जो बजट आने वाला है उसको लेकर के सबसे ज्यादा अहम उनके लिए हो जाता है कि आज के देश का युवा यानी कि जेंजी क्या कुछ देख रहे हैं, जेंजी इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है। इसी पर ही राय लेने मैं यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और ये वो तमाम देश का वो भविष्य है जिन्हें जेंजी कहते हैं। लेकिन ये जेंजी किस तरीके से तमाम मुद्दों को देखते हैं, बजट को कैसे देखते हैं और बजट को लेकर के इनके क्या कुछ थॉट हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगी और इन्हीं से जानूंगी और समझूंगी कि 2025 का जो बजट रहा था, पिछले साल का जो बजट रहा था वो कैसा रहा था। तमाम जो तरीके से चीज़ों को कहा जा रहा था, लेकिन इस बार के बजट को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? नीतीश। तो अभी आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? मैं इकोनॉमिक्स की ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, तो नीतीश आप कैसे देख रहे हो इस बार के बजट को लेकर के? क्या थॉट है कि कैसा आना चाहिए और बीता जो बजट रहा है उस पर क्या सोच है आपकी? मैं बीता जो बजट रहा है उस पर जो एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और जो इस बार मेरे को लगता है कि एआई रिलेटेड जितनी फील्ड है उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम अपने देश में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड युवा इतना अवेयर नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और उस पे एआई के वगैरह पे इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। मतलब एआई से रिलेटेड आपको भी ऐसा लगता है कि एआई जो है वो एआई जैसे एआई पावरमेंट हो रहा है, क्योंकि अब जैसे हमारे एक्सटर्नल कोर्स होते हैं SCCA AECCA, वो एआई फॉर ऑल एक सारे कोर्स है वो करवाए जा रहे हैं समर्थ पोर्टल पे। लेकिन बात एआई से नहीं होता, जब तक आपके अंदर कोई काबिलियत या फिर कुछ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहे जितना सिखा दे, चाहे कितना भी कुछ कर दे। मेरे हिसाब से जो हमें मेन फोकस करना चाहिए वो स्टार्टअप इनोवेशन में करना चाहिए, क्योंकि हर का सबका दिमाग अलग अलग होता है। अब यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 दिमाग है, सब ज़रूरी नहीं कि सब एआई या कोई टेक्नोलॉजी में जाए। क्या ये कोई कपड़े काम कर सकता है, कोई तो अगर हम इनोवेशन पे काम करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में कहीं ना कहीं बूम आएगा, क्योंकि हर आदमी अलग अलग फील्ड में काम करेगा। तो मेरे हिसाब से रैदर देन एआई हमें इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर हमारा बजट ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए और इन एजुकेशन पे होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी अच्छी से तब तक उनके दिमाग में जो आइडिया वो क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, लास्ट ईयर की अगर बात करूं, जो बजट था हमारा 2025 का, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कहता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो असल मायने पे देखी जा रही थी। जैसे एजुकेशन को लेकर के कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी, यूथ को जो है इंडल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी, जिसमें बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी बजट में कई सारे स्कीम्स चलाई गई थी। क्या लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ठीक हुई या और आगे कोई डिमांड?
देखिए, बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम उसको एक सीमा पर रोक सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाएगा तो वो एक मतलब इमेजिनरी वर्ड हो जाएगा। तो हमें ऐसी स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि जैसे हम इंटर्नशिप लॉन्च कर सकते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे इंटर्नशिप देंगे, जो छोटे घर के बच्चे वो ज़रूरी नहीं प्राइवेट इंटर्नशिप कर पाए, क्योंकि उसमें हमें पहले पैसे देने होते हैं फिर हो पाए। अगर गवर्नमेंट इंटर्नशिप लॉन्च करेगा तो उनके कहीं ना कहीं जो एक स्किल डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलपमेंट से नए आइडियाज़ आएंगे और वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है कि सरकार को जॉब स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम बीए कर लेते हैं उसके बाद हमें जॉब नहीं मिलता, तो हमें जॉब पे ऐसा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिससे हम जॉब करें तो हमें इजीली मिल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एमटेक करने के बाद अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे गुड़गांव है, वहाँ पे ऐसा है कि मेरे पापा वहाँ पे काम करते हैं तो मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा अप्लाई करने जाए तो मैक्सिमम देखते हैं कि 30,000 की सैलरी है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर जाकर के काम कर रहा है, बाहर जाकर के नौकरी पेशे के लिए अपने जा रहा है, तो उसको इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, कई सारे एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा देखिए, जिस तरह से आपने जॉब स्किल पर को बढ़ाने की बात कही है, तो एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की भी बात लगातार कही जाती है, जिसके लिए युवाओं को लोन भी दिया जा रहा है, जिसकी शायद अगर मैं बात करूं तो 10 लाख के आसपास अब आज के समय अपना स्टार्टअप के लिए लोन दे दिया जाता है। तो क्या ये स्कीम आप लोगों को अच्छी लगी? क्योंकि अब आप लोग आगे जॉब करोगे या अपना बिजनेस बिल्डअप करोगे, तो कैसे देख रहे हो आप बताओ? Obviously, it's better for the youth, for the startup culture in India. But we should rather focus on not giving loans to just increase the skill set of the youth. And in my opinion, on the context of employment, we should rather focus on developing the skill, rather providing them uneconomic and unproductive work, because it adversely affect our economy. Because अगर हम लोग फालतू ही खर्चा करेंगे तो इट वुड नॉट रिजल्ट एज वी वांट। तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे वो करना चाहिए। और जो हम लोग के अभी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि हम लोग की स्टार्टअप के लिए है, वो काफ़ी सही है, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और अगर बात करते हैं बजट से एक्सपेक्टेशन की, तो हम लोगों को अपना बजटरी डेफिसिट कम करने की काफ़ी ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा बजट हमारा हाईली चला जाता है, कंट्रोल उस पर भी होना चाहिए। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही, ये सारी बात है, तो इसको आप लोग कैसे देखते हो? क्या इसका असर इस बार के बजट पर देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेड है वो भी इफेक्ट हुआ है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट यूएस के ट्रेड पे भी इफेक्ट आया है, वहाँ पे भी -1% की ग्रोथ देखी गई है। तो हाँ, इसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा इंडियन बजट पे, बट लेट्स सी क्या आता है। बट हैप्पी बजट की जब बात होगी, तो क्या वाकई में हैप्पी बजट हर बार के मुकाबले इस बार लगता है, उम्मीद है कि कुछ ऐसा आना चाहिए, बेसिकली एजुकेशन के साथ साथ जॉब पर्पस? जी मैम, क्योंकि अब की बार जो बजट आने की वो है, तो इससे लग रहा है कि अब की बार जो हम युवाओं के लिए बजट बेस होगा, क्योंकि युवाओं की भारत में देखा जाए तो 14 से 15% युवा बेरोजगार है, जिसके लिए सरकार को चाहिए कि जो युवा है इसके लिए रोजगार प्रोवाइड करवाए, इसे स्टार्टअप करवाए और इसके एजुकेशन से रिलेटेड इसे प्रोवाइड करवाए। बजट में एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के चीज़ें आती हैं, तो क्या उससे सहमत हैं? एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को बेटर लगती है? जी, एंटरप्रेन्योरशिप बेटर तो है, क्योंकि वो जो है, अगर जितने ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी पॉपुलेशन है, तो लोगों के पास 29% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मतलब गवर्नमेंट को स्किल पे काम करना चाहिए, स्किल्स पे काम करना चाहिए। हाँ। देखिए, जैसे आपने एआई का जिक्र किया था, तो मेरे जहन में एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से इंडिया में एआई बहुत तेजी से आ रहा है, फोकस्ड बहुत ज़्यादा लोगों का हो गया, इवन एजुकेशन बेस पर भी एआई का बहुत तेज़ी से जोर हो रहा है, तो क्या लगता है कि बजट में कुछ इससे रिलेटेड भी चीज़ें होनी चाहिए कि एआई भी एक कंट्रोल सीमा में हो? जैसे कि देखा जाए, जैसे अभी मेरा 12th खत्म हुआ था तो सबने कहा बीटेक कर लो, क्योंकि उनको पता है कि एआई का बूम चल रहा है। अगर हमने बीटेक से वो डिग्री पाई और हमने सीखा एआई की तरफ, तो उनको लग रहा था कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बात नौकरी पाने की नहीं है, बात ये है कि आप उससे कितना सीख रहे हो, आगे चल के कितना कर पा रहे हो। हर नौकरी वो भी करता है जो 10,000 कमा रहा है, नौकरी वो करता है जो 3 लाख कमा रहा है। बात उनके माइंडसेट, उनके स्किल की है। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन एआई, हमें वही फोकस करना है। जैसे कि आपने अभी बोला था कि ये 10 लाख का लोन मिल रहा है, तो बात, हमारा जो देश है वो लेबर इंटेंसिव है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। अगर ये लोन अगर हम अमेरिका दे रहा होता 10 लाख का, तो ये सही होता, लेकिन हमारा जो देश है वो लोन अगर दे रहा है
तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो निचला वर्ग है उसके बाद भी समान वो है। अगर हम हर एंटरप्रेन्योर को 10 लाख का लोन देंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे बिजनेस चले, वो उनके आइडियाज़ हैं, हमें उनको रेदर देन लोन से उनको एक हमें एक अम्ब्रेला देना होगा। कई लोगों जैसे कमेटी बना दे, उसके अंदर एक अम्ब्रेला के अंदर ये जाएं स्टार्टअप, उन्हें एग्जामिन करें, सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए। फाइनेंशियली सपोर्ट्स के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट तो आदमी आसानी से कहीं से पा सकता है कि बैंक से लोन मिल जाएगा 8% 10% पे। बात फाइनेंशियल लोन की नहीं, बात है कि आप जो उसका बिजनेस है कितना समझ पा रहे, कितना आगे उस पर वर्क कर पा रहे, कितने। और जो एक नौकरी होती है वो ज़्यादा एक घर पाल सकती है, लेकिन जो एक बिजनेस होता है वो कई लोगों के घर पालता है। तो हमें नौकरी से ज़्यादा फोकस करना है कि हम कितने लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, अगर बिजनेस बना है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कई लोग काम कर रहे होंगे। तो हमें ये ज़्यादा फोकस करना है कि हम बिजनेस सेटअप कर पा रहे हैं, उसको अच्छा चला पा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में ज़्यादातर लोग नौकरी नहीं करते, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और उनका जो माइंडसेट है कि हम काम करेंगे, हमारा हो जाएगा, 4 दिन काम करेंगे। तो वही हमें कहीं ना कहीं माइंडसेट कि हमें टारगेट बेस पे काम, अगर हमें नौकरी भी करवानी है तो हमें टारगेट बेस में कि आपको अगर हफ्ते में 48 घंटे काम करना है तो आप करिए, चाहे वो आप 4 दिन में करिए चाहे 7 दिन में। तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम काम खत्म करें, हमें छुट्टी मिले। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ बेनिफिट होने चाहिए, और पिछले बजट के बाद इस बजट में क्या लग रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो बजट होना चाहिए, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे कि 1964 में जो कमेटी आई थी शिक्षा की, उस शिक्षा में जो कमेटी आई कोठारी कमेटी, उसमें सिफारिश की गई थी बजट 6% होना चाहिए। पर तब अभी देखते हम लोग बजट सिर्फ 4% एजुकेशन में, जिसमें उच्च शिक्षा में जो कर रहे हैं, शोध करते हैं, उनको शोधार्थियों को स्कॉलरशिप जो मिलती है, फेलोशिप, उसमें कम मिलती है। तो उनको फेलोशिप बढ़ानी चाहिए। अगर आप देखें तो गौर करेंगे, विश्व में अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में रिसर्च फेलोशिप ज़्यादा, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं या तो लोगों को नॉलेज गेन होता है, सब कुछ होता है। हमारे देश में युवाओं के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं शोधार्थी, उनको फेलोशिप कम मिलती है। हम देखें कि JRF में जो है वो 44,000 मिल रहा है, तो इसमें फेलोशिप बढ़ानी चाहिए जिससे कि रिसर्च के लिए बढ़िया सुविधा मिल सके। अगर पिछले बजट की बात करूं तो फेलोशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया गया था। कई सारी ऐसी कंपनियां थी जहां पर फेलोशिप की प्रोसेस है उसको शुरू किया गया था, और जो स्टडी बेस्ड बच्चे हैं उनको वहां पर भेजने की बात भी कही गई थी। लेकिन क्या लग रहा है कि वो वाकई में एक्चुअल में धरातल पर उसका कुछ असर दिखा है? जी, धरातल की बात करें, धरातल उस स्तर का नहीं देखा। मैंने देखा है कि हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच सके। ये बात तो सही थी, बजट में कहा गया, सब कुछ किया गया, पर इतना पहुंच नहीं पाया, लोगों तक पहुंच भी नहीं पाया। दूसरी बात, लोग हो भी नहीं पाया है। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां कहूंगी, महिलाएं अभी नहीं कहूंगी इन्हें, इनका क्या कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? आरुषि। आरुषि, तो आरुषि अभी आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? एमए इकोनॉमिक्स में हूँ, सेकेंड ईयर। हाँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स की आप स्टूडेंट हैं तो बेसिकली बजट के बारे में बहुत अच्छा समझती होंगी, परखती होंगी। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट से, और क्या कुछ सरकार को, गवर्नमेंट को करना चाहिए अपने बजट को बेहतर बनाने में? आई विल फोकस ऑन द एजुकेशन सिस्टम ओनली। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बहुत दिनों से बात चल रही थी कि हम एक राष्ट्रीय बोर्ड लेकर के आएंगे, सारे बोर्ड्स को कंबाइन करेंगे और एक राष्ट्रीय बोर्ड लेकर के आएंगे जिसके अंदर यूनिफाइड पढ़ाई होगी। पर ऐसा अभी होता कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक हर ईयर NCERT चेंज हो जाती है। इवन तो सिलेबस बहुत कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बच्चे सीख क्या रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम यूनिफाई कर दें, फैब्रिकेशन होना चाहिए 2 चीज़ों का, यूनिफिकेशन ऑफ द बोर्ड, उसके साथ यूनिफिकेशन ऑफ द बुक्स, कि पूरे इंडिया में सेम पढ़ाई हो रही है, चाहे फिर वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर लेवल की शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, सब जगह सेम होनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से एजुकेशन का बजट पास होता है, एक बड़े पैमाने पर बताया जाता है इतना हमने एजुकेशन के लिए दिया, उसके बाद नई शिक्षा नीति का भी लाया जाता है, तो क्या उन सारी चीज़ों का असर पड़ता हुआ दिखा आपको? हाँ, कंपैरेटिव तो है पहले से, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जिसमें अप्लाइड बेस थोड़ा सा इंक्लूसिविटी हुआ है, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी हो जाकर के क्लासेस में पढ़ाया तो जा रहा है। तो ये तो चेंजेस आए हैं जिसमें हम स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, जिस तरह से हम डिजिटल की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, फिर वो चाहे एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे जॉब पर्पस पे हो, चाहे स्टार्टअप पर्पस पे हो, हर जगह जो है डिजिटल का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो क्या लग रहा है कि एक डिजिटल बेस पर भी एक अलग से बजट आना चाहिए, या उस पर कुछ थॉट होने चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह आज के समय तो बहुत इजीली लोगों को डेटा मिल जाता है, लेकिन कई सारी उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ सोशल मीडिया को लेकर के भी काफ़ी सारे रूमर्स फैलते रहते हैं कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, बेसिकली कुछ अच्छा यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या लगता है?
देखिए, डाटा इजीली अवेलेबल होना भी उसके भी टू एक्सपेक्ट्स होते हैं। या तो वो अच्छा डाटा आपके पास आएगा फैक्ट बेस्ड, या तो फैक्चुअल डाटा नहीं होगा। सो ये जो रूमर्स होते हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इसके ऊपर तो बिल्कुल एक सैंक्शन होना चाहिए। अगर फेक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, यू हैव टू काउंटर देम आउट। अगर आप काउंटर नहीं करते हैं, दैट्स योर ड्रॉबैक, क्योंकि काफ़ी सारे जो युवा हैं वो उसकी वजह से गलत दिशा में चले जाते हैं। वो समझते ही नहीं है कि फैक्ट क्या है और नॉन फैक्चुअल चीज़ क्या है। सो डिजिटल के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए जो कि डेवलप्ड, मतलब कि दोबारा से रीडिफाइन करा जाना चाहिए, जिसमें चीज़ों को और डिफाइन करना चाहिए। उसके ऊपर पनिशमेंट्स और ये सब भी इम्प्लाई होनी चाहिए। तो ठीक है, आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, डिजिटल ग्रिड जो बिछाई जा रही है पूरे देश में, उसको अगर हम इंटीरियर और ट्राइबल एरियाज़ की तरफ लेके जाएं तो उन्हें भी अर्बन एरियाज़ में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसका फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जितनी यहाँ मिल जाती हैं। ठीक है, केवल एक बात यहाँ तक नहीं सीमित होती, बात सीमित होती है जब हम एजुकेशन, स्टार्टअप और जॉब इन सब की बात करते हैं। बड़े पैमाने पर बजट आता है, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अभी एक्चुअल में आप लोग क्या फेस कर पाते हो? क्या कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आती हैं जो एक स्टडी के लिए, एज अ स्टार्टअप के लिए, जो भी आप आगे सोच रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं? जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी डिग्रीज को तो साइड में रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्किल नहीं है। हमारे स्किल को काफ़ी हमारी डिग्री के हिसाब से डेवलप करना होगा। हमें अप्रेंटिसशिप्स को कंपलसरी करना पड़ेगा ताकि आप 6 महीने 8 महीने कुछ सीखें और फिर उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, आपको क्या लगता है, कैसे आप देख रहे हो, बजट आना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं, और पिछले बजट से क्या कुछ लगा कि उस तरीके से काम हुआ या नहीं? नहीं, काम तो ऑब्वियसली होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ये वाली चीज़ है। अब इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि हाँ स्लो है काफ़ी, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नॉर्मली एक इकनॉमी में, इतनी बड़ी इकनॉमी आप नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ ये है, बेसिकली ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम, सारी चीज़ें हैं उनमें काम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, पर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर डेवलप होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर कोई बड़ा एरिया, जैसे आप मान लो दिल्ली है, ठीक है, बॉम्बे है, उसके आसपास इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उसके अलावा भी जो कहीं पे अगर रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करवाने का उनको करना चाहिए कि नहीं, बिजनेसमैन्स को बोले कि हाँ ठीक है वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी मिले। आपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करी कि एज अ डेवलप होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, देखने को मिलता है ये बहुत ही ज़्यादा है कि जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, अक्सर आमूमन तौर पर वो बाहर विदेश जा कर के नौकरियाँ ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उस तरीके से फैसिलिटीज़, उस तरीके से एज अ जो उनकी एजुकेशन, उस हिसाब से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है। इस तरीके की चीज़ें अभी तक देखी गई। लेकिन क्या लग रहा है कि उस थॉट में अब बदलाव आ रहा है? बजट में उस तरीके से आप लोगों को चीज़ें मिल पा रही हैं? क्या वाकई में उस तरीके से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है कि आप लोगों का थॉट ये नहीं कहेगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद मैं विदेश में नौकरी करने जाऊँ, बल्कि भारत को आगे ग्रो करूँ? हाँ नहीं, लाइक चेंजेस तो ऑब्वियसली आ रहे हैं। ये चीज़ है कि MNCs जब यहाँ पे सेटअप हो जा रही हैं तो हम लोग यहाँ पे जॉब हम लोगों को मिल रही है, तो हम यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये वाली चीज़ है, और लेकिन उतना नहीं होता है क्योंकि प्रेफरेंस होती है लोगों की अलग अलग, तो उस हिसाब से फिर लोग मूव करते हैं। जी मैम, कि ऐसा कि जॉब्स अब इंडिया में ही ज़्यादातर अवेलेबल हो जा रही है, तो यूथ उतना ज़्यादा बाहर जाने पे फोकस नहीं कर रहा है और स्किल्स डेवलप करके इंडिया में ही वो जॉब्स लेने की ट्राई कर रहा है। तो बजट में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि वाकई में जो, जैसे आप जेनजी खुश हो, क्योंकि ये जेनजी जो है यही भविष्य है भारत का और इसी को ही आगे लेकर के जाना है, तो जेनजी क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? बेसिकली मेरा जो थॉट है, मेरा जो सवाल है वो यहीं पर है। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड आजकल चेंज हो रही है, आजकल सब कुछ AI चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो AI के लिए जो स्किल्स नीडेड हैं उसको हमारे जो एजुकेशन सिस्टम उसमें इंक्लूड करवाना चाहिए अपने बजट को मेंटेन रखने के लिए। तो ये चीज़ बनानी चाहिए। क्या लगता है, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, चेंजेस करने चाहिए बेसिकली बजट में? मैम बजट में चेंजेस मैं कहूँगा नहीं ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि जो बजट बनाते हैं वो बहुत अच्छे लोग बैठे हैं ऊपर, तो उनके ऊपर मेरा भी कमेंट कोई रहेगा नहीं। मैं उन पे कमेंट करने के लिए एज आपकी राय मांग रही हूँ। जेनजी हैं आप, क्या सोचते हैं कि खाने भूख अगर किसी को एक रोटी की है, 2 रोटी की है, अगर उसे 1 रोटी दी जा रही तो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि 1 रोटी थाली में और आनी चाहिए, तो उस बेसिस पे मैं समझना चाह रही हूँ।
उस बेसिस में मेरा भी कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है? मैम मैंने यहाँ देखा है हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है अलग अलग टॉपिक्स पे, पर मैं बोलना चाहूँगा करप्शन पे। अगर बजट कितना भी कर लो, 50 लाख करोड़ का, 60 लाख करोड़ का, जब तक आप करप्शन को कम नहीं करोगे तो उस बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें एक पर्सन था, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो उसमें ये है आपके जो एमपीज़ हैं लोकल वगैरह, उनको मिलता है 10-15 करोड़ रुपए आपके पर्टिकुलर एरिया पे डेवलपमेंट करने के लिए। वो काम करते ही नहीं है, उस पूरा जो मिला है उनको अमाउंट वो रख लेते हैं अपने पास और थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं। फिर वही 5 साल बाद इलेक्शन होगा तब आते हैं वो घरों पे वोट मांग के चले जाते हैं। जब तक करप्शन कम नहीं होगा इस देश में तब तक देश मुझे नहीं लगता आगे बढ़ेगा। तो मतलब बेसिकली फोकस जो है बजट का करप्शन पर एक बार और फोकस करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? मैम फोकस मैम सिर्फ बजट के टाइम पे नहीं करना चाहिए, इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे भी, और जो फीसिस वगैरह लेते हैं स्कूल में उस पे भी, और जो आपको एक मैं बताऊं CSJMU के उसमें कौन से एफिलिएटेड कॉलेज में एक है, वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, वहाँ पे सीन ये है अगर आपकी बैक पेपर है आप टीचर को 5,000 रुपये दो, आपका बैग क्लियर करवा के देंगे वो। पर यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह करने आए थे, कोई मेरा फ्रेंड है उसका कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुआ। तो ऐसे करे करप्शन हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट पे या फिर एक ही लेवल पे। मोहतरमा आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं शुरुआत अमीर कजलवास का एक शेर है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें पता था हमारा कसूर निकलेगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ GDP की, जो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन दिखाता रहता है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन दरअसल वो हमको गुमराह करती है, क्योंकि GDP 2 प्रकार की, एक होती है रियल GDP और एक होती है नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP वो होती है जिसमें हमारे करंट ईयर के प्राइस लिए जाते हैं, और रियल GDP वो होती है जिसमें वास्तविक ईयर के, जो इसमें ज़्यादा उसके लिए जाते हैं। तो नॉमिनल GDP के तहत जो हमारे प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार को ये लगता है कि हमारी GDP बहुत हाई है। सबसे पहला तो ये। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के लिए 2 योजनाएं थी शिक्षा में, एक पढ़ो परदेश और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप, जो कि अल्पसंख्यकों को मिलती थी, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। दूसरा और तीसरा है कि हमारे शिक्षा के बजट को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे पहले रक्षा मंत्रालय, फिर वित्त मंत्रालय, फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बाद तब कहीं जाके उन्हें शिक्षा की ध्यान आती है। तो हमारे शिक्षा मंत्रालय को प्राथमिकता दी जाए। अब दूसरी बात आती है रोड यानी कि सड़क मंत्रालय पे, जिसके वित्त मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। विगत दिनों में बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन जितना वो टोल टैक्स वसूलते हैं, यहाँ तक कि अब जो न्यू हमारा एक्सप्रेस वे बन गया है जिसको हम अटल पथ कहते हैं बुंदेलखंड में, उसमें अब लिहाजा जो मोटरसाइकिल हैं उनका भी टोल टैक्स लिया जाने लगा है, और लिहाजा आए दिन बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट होते हैं। जैसे नोएडा हमारी अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष M लोके से जस्ट 2 दिन पहले उधर पर एक 22 या 26 वर्षीय युवक की डूबकर हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर भी काम किया जाए। आप पैसा लेते हैं तो उसका साकुशल तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे कि दिखे उन चीज़ों, हाँ उन चीज़ों का दिखे, जिससे कि बेहतर। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि आज के समय सबसे ज़्यादा कर्ज में अगर कोई है तो वो युवा है, यानी कि युवा का 40% व्यक्ति आज के समय क्रेडिट कार्ड्स की EMI पे कर रहा है। जितनी उसकी सैलरी है या जितना उसके पास एक्सपेंसेस, जितना उसके पास आ रहा है, पॉकेट मनी भी आ रहा है, तो उसमें का आधे से ज़्यादा वो EMI पे निकाल दे रहा है। क्यों युवाओं की इस तरीके की सोच हो रही है? क्या इस पर भी फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए? नहीं, बेशक इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होगा, ऐसा अगर हम घर के मुखिया हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमारा बच्चा कहीं से उधार पैसे क्यों मांग रहा है, आखिर क्या कमी है। कहीं ना कहीं या तो हमारी जिम्मेदारी में कहीं कमी है, या जैसा अभी बहुत लोगों ने सेम बोला था कि जो डिग्रीज एंड मार्कशीट्स होती हैं वो एक लिमिट तक ही यूज़ होती हैं। क्यों आप कहीं जाओ इंटरव्यू देने या कुछ भी करने जाओ तो वो आपका जो रिकॉर्ड रहता है वो एक लिमिट तक देखा जाता है, एंड उसके बाद आपके पास अगर स्किल नहीं है तो वो दैट मार्कशीट इज़ यूजलेस। तो स्किल पे काम करना इज़ वेरी नेसेसरी, कि मतलब हर जगह पे जहाँ पे अगर आप एजुकेशन, किधर भी आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो वहाँ इतना फैसिलिटीज़ या इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स एंड थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं काम हो रहा है, कि मतलब आप स्किल्स को भी डेवलप करो। सिर्फ अपने मार्कशीट मेंटेन करने के लिए वो रटाया ज्ञान आगे जाके काम नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हो। बजट में जब
पैसे ये बताते हैं कि इतने पैसे जो है एजुकेशन लेवल पे जा रहे हैं, इतना उस पर काम हो रहा है, तो काम इतर इस पर भी होना चाहिए कि डिग्री को महत्वता देनी चाहिए। एग्जैक्टली डिग्री को तो महत्वता देनी ही चाहिए और डिग्री को महत्वता मिलती भी है, बट काम मेरे अकॉर्डिंग या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के थ्रू आपने अभी ये सुना होगा कि सबका ये काम है कि बोलना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, क्विजेज हो गए, जो भी स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, वो चीज़ों को, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो फुल 98% 99% की मार्कशीट लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ को अलॉटमेंट जो दी गई है बजट की, उसमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री भी बहुत बाद में आती है, और उसके हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जो बजट अलॉटेड है वो बहुत थोड़ा बाकी लोगों से इतने बाद में आता है, जिसकी वजह से अभी जो रिसेंट न्यूज़ में आपने देखा होगा या हम लोग ने सबने देखा है कि कितने कितने हॉस्पिटल्स में आप फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो अटेंडीज़ रहते हैं, जो पेशेंट के साथ आते हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रूड बिहेवियर होता है स्टाफ का। इस सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जब बजट इतना कम अलॉटेड है हेल्थ मिनिस्ट्री को, तो मे बी जो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा है हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, वो शायद इसी वजह से नहीं दे पा रहा है, या स्टाफ नहीं अवेलेबल है इसी वजह से, क्योंकि आपको बजट कम अलॉटेड, आपके पास लोग नहीं, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है सफिशिएंट, तो वो थोड़ा इस बार काम करना चाहिए। बेसिकली एजुकेशन पर जो है, स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ाने के लिए एक बजट अलग से इस पर भी फोकस टारगेट करके आना चाहिए। दूसरा, जब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात आती है तो जो अव्यवस्थाएं दिखती हैं, तो फोकस क्यों ऐसा हो रहा है उस पर भी फोकस करना चाहिए। आप ये सब देखिए, हमें लगता है कि जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों के ना रहने की सुविधा है। दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है, लगभग 4,000 से 5,000 रुपये में उनको रखा जाता है, और सरकार पर अक्सर इस पर धरना प्रदर्शन होता है, तो उस पर लाठी चार्ज करके चुप करा दिया जाता है। ये लाठी चार्ज के बाद वो जब बात उठाएंगे तब लाठी चार्ज होगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब हम जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग नहीं हैं या वो लोग काम नहीं करते हैं। लोग अक्सर ऐसे न्यूज़ आती है कि लोग मर गए, डॉक्टर ने नहीं देखा, या ऐसी वजह से मर जाते हैं। दूसरा, जेनजी ये चाहता है कि जो हॉस्पिटल बन रहे हैं वो नए तरह के बने, क्योंकि हमारे तो दूसरी तरफ चाइना है, जो चाइना पूरी तरह स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ छोटे बच्चों को स्कूल में सेमी कंडक्टर के बारे में बताया जाता है। दूसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज भी हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, बजट भी हमें मिलता है, लेकिन जो करप्शन वाला पॉइंट है उस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जो करप्शन जो पहले था, आज से 10 साल पहले, वो आज भी है। वो कहते नहीं कि टेबल से नीचे खसका दो तो काम हो जाता है, तो वो टेबल से नीचे वाली जो प्रथा है ना, वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। और हमें लगता है कि जो काबिल होता है वो टेबल से नीचे खसका के दे नहीं सकता, और उसकी काबिलियत कहीं ना कहीं छिप जाती है समाज में। तो क्या लग रहा है कि उस बेसिस पे अगर देखें तो कितना ज़्यादा डिजिटल पर फोकस होना चाहिए, एज एजेंसी से कैसे देखता है? जी मैम, धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि एआई पर सरकार बहुत काम करे, जो कॉलेजों में आकर उसका विस्तार हो। और हमारी जीडीपी 4 नंबर पहुँच गई है, जापान को पीछे छोड़कर हम लोग आ गए हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम नहीं कर रही है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, इस पर सरकार काम करे। और भ्रष्टाचार पर सरकार को बहुत देखना चाहिए। जो कॉलेज से लेकर, जो कॉलेज से ही शुरुआत होता है, वहाँ सबसे टॉप लेवल पर जाता है। ठीक है, तो देखिए, राय लेना जरूरी था, समझना जरूरी था जेनजी किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि जब हम जेनजी की राय लेते हैं तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नए थॉट्स के साथ, नए विकास के साथ आगे निकल करके आती हैं, जिसकी बात खुद अगर कहा जाए तो वर्तमान में जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार इसी बात को कहते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ जब हम स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं, और स्किल्स को जब आगे बढ़ाते हैं और उसी के साथ स्टार्टअप पर फोकस करते हैं, तो क्या कुछ नया, और जब युवाओं से यानी कि जेनजी से बात करते हैं तो किस तरीके से कौशल चीजें निकल करके सामने आती हैं। तो ये तो बात हो गई अलग, लेकिन जब दूसरी बात आती है बजट की, तो बजट पर आज का जेनजी क्या कुछ सोचता है, ये आपके सामने है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें।